हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में सीआरपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को समझने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। साथ ही मैं एमसीक्यू के साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा, यानी कि एमसीक्यू किस सेक्शन से लिया गया है, क्या उस सेक्शन पर और कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं। इसलिए हम उस सेक्शन को भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो एमसीक्यू के साथ साथ आपका टॉपिक भी जो है एक साथ कवर होता रहेगा। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, एक स्टेटमेंट दी हुई है। इस स्टेटमेंट से आपको पता लगाना है कि यह स्टेटमेंट किस केस के अंदर कही गई थी। क्या स्टेटमेंट है कि एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि लॉज हो सकती है किसके द्वारा, टेलीफोन के वे के द्वारा। यह बात किस केस के अंतर्गत कही गई थी, तो यह बात कही गई थी दामोदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2003 का केस था सुप्रीम कोर्ट का। इस केस के अंदर यह बात कही गई थी। अब बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और बिना वारंट के, उनके पास कोई भी पावर नहीं है किसी पर्सन को अरेस्ट करने की। क्यों ऐसी वो पावर नहीं है? क्या यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है उनकी ड्यूटी को करने में हम बाधा बन रहे हैं, इसलिए क्या उनके पास वो पावर नहीं है? क्या वो जो अपराध है, जो ऑफेंस हुआ है, वो नॉन कॉग्निजेबल है, इसलिए जो है पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं? या फिर कोई पर्सन जो है आर्मी फोर्स से जो है भाग गया है, ऐसे में सस्पेक्टेड है कि वो भगोड़ा है आर्मी फोर्स से, ऐसे में? या फिर वो कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस है, तो ऐसे में किस केस के अंदर पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के जो है अरेस्ट नहीं कर सकते, पुलिस ऑफिसर के पास कोई पावर नहीं है। ये सारी चीजें जो है नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अंदर हमें देखने को मिलती है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वहां पर मजिस्ट्रेट के या तो ऑर्डर होने चाहिए या फिर आपके पास उन पुलिस ऑफिसर के पास वारंट होना चाहिए, आपको वो पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम हमारे तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर या कॉग्निजेबल केसेस के अंदर पुलिस ऑथोराइज है क्या करने के लिए, क्या अरेस्ट करने के लिए बिना वारंट के, या फिर वो उस ऑफेंस के संबंध में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के लिए नहीं कर सकते। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, या इन दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है, या तो पहली या फिर दूसरी? तो जब हम बात करते हैं कॉग्निजेबल केसेस की, तो कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस के पास पूर्ण अथॉरिटी होती है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, इसलिए फर्स्ट जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 156(3) के अंदर मजिस्ट्रेट के संबंध में इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 156(3) में क्या लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन करवाने की, वो ऑर्डर कर सकते हैं। किसको ऑर्डर कर सकते हैं, तो पहले ये ऑप्शन पढ़ते हैं, नहीं तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि क्या सही जवाब है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि वो डायरेक्शन दे सकते हैं किसको, सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, कि वो किसी ऑफेंस के संबंध में इन्वेस्टिगेशन को करे। दूसरी क्या है कि वो पुलिस ऑफिसर को जो है, पुलिस स्टेशन में जो भी ऑफिसर है उसको निर्देश दे सकते हैं। यह निर्देश किसके द्वारा दिए जाएंगे? जब आप 156 को पढ़ेंगे, 156(3) को, तो मजिस्ट्रेट के पास यह पावर होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है। ऐसे निर्देश दिए जा सकते हैं किसको, पुलिस ऑफिसर को, कि वो इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करे किसी ऑफेंस के संबंध में बिना रीजन को रिकॉर्ड किए हुए, अगर निर्देश दिए गए हैं। तीसरी क्या है
कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को जो है आदेश दिए गए हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन वो ऐसी इन्वेस्टिगेशन को रिकॉर्ड को जो रीजन दिए गए हैं उन्हें रिकॉर्ड करने के बाद ऐसे करें, या फिर जो है नोटिस दिया जाएगा एक्यूज पर्सन को और उन्हें सुनने का मौका दिया जाएगा। तो कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी बिल्कुल सही है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट साहब जो है पुलिस ऑफिसर को निर्देश दे सकते हैं, बिना रीजन को रिकॉर्ड किए हुए वो ऐसी चीज को फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं हमारे अगले एमसीक्यू के बारे में कि कंपनसेशन अवार्ड की जाती है विक्टिम को किसी भी पीनल ऑफेंस के अंदर। सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है इन सभी में से जो कि डील करता है? क्या वो सेक्शन 340 है, 357 है, 357A है, या फिर 357 और 357A इन दोनों को शामिल किया गया है? कंपनसेशन से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी का जो डील करता है? ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो दोनों ही जो सेक्शन है इन दोनों ही सेक्शंस में कंपनसेशन पे की जाती है। इसके अलावा और भी सेक्शंस है जैसे कि 357B है, सी है, और इसके अलावा 358 जो है सेक्शन है जो कि डील करता है विक्टिम के कंपनसेशन के बारे में। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दोनों सेक्शन को ताकि आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए, और इन दोनों सेक्शन में क्या और भी कोई एमसीक्यू बन सकता है ताकि आप जो है इसके रिगार्डिंग कुछ आता है तो आप उसके बारे में आपको पता हो और आप सही तरीके से जवाब दे सके। सबसे पहले बात करें जो ये 357 है ये किस चैप्टर के अंदर आता है? चैप्टर 27 में। चैप्टर 27 जो है वो डील करता है जजमेंट के बारे में। 357 क्या कहता है कि कंपनसेशन पे करने के लिए आदेश दिए जाएंगे। किसके द्वारा आदेश दिए जाएंगे? कोर्ट के द्वारा। अब एक एक करके इनके सभी पॉइंट को हम समझते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है? फाइन इम्पोज कर सकती है। फाइन के लिए यहाँ पर सेंटेंस कर सकती है, या फिर कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें फाइन के साथ साथ पनिशमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है। और ऐसे जो फाइन है वो कि या तो पार्टली पे किए जाएंगे या पूरी तरीके से पे किए जाएंगे। यानी कि कोर्ट का यहाँ पर डिस्क्रिएशन है कि जो भी फाइन इम्पोज किया गया है कि कंपनसेशन आपको पे करनी है, तो ऐसे में कोर्ट क्या कर सकते हैं कि आपको या तो पूरा फाइन पे करना होगा, कंपनसेशन के रूप में देना होगा, या फिर आप कुछ पेमेंट आपको करनी होगी। और ये क्यों अप्लाई होगा? क्योंकि यहाँ पर किस किस चीज के लिए अप्लाई होगा? क्योंकि जो भी प्रोसिक्यूशन में यानी कि केस को करने में जितने भी एक्सपेंसेस खर्च किए गए हैं इसके रिगार्डिंग कंपनसेशन पे किया जाए, या फिर जो भी लॉस हो रहा है आपके द्वारा, यानी कि कोई ऑफेंस कमिट किया है आपने, इससे दूसरे व्यक्ति को इंजरी हो रही है, उसको लॉस हो रहा है, आप कारण बन रहे हैं उसके लॉस का, तो ऐसे में कोर्ट क्या कर सकती है? सेक्शन 357 के अनुसार कंपनसेशन के लिए आदेश पारित कर सकती है। और आप यहाँ पर सिविल कोर्ट में भी ऐसे पर्सन के द्वारा यहाँ पर रिकवरेबल किए जा सकते हैं ऐसे कंपनसेशन। तो ए और बी पॉइंट को हमने पढ़ लिया। सी पॉइंट समझते हैं। सी पॉइंट में ये कहा गया है कि जब कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन की डेथ का कारण बनता है, यानी कि कोई पर्सन है जिसको कि कन्विक्शन ठहराया गया है, उसे दोषी ठहराया गया है कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति की डेथ कोज कर दी है या उसने उकसाया था ऐसी डेथ कोज करने के लिए, तो यहाँ पर उसे कंपनसेशन भी तो मिलना चाहिए। तो उस व्यक्ति को कंपनसेशन मिलेगा। वो पर्सन अंडर द फेटल एक्सीडेंट एक्ट, फेटल एक्सीडेंट यानी कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, वो अब डैमेज लेने के लिए पूरा हकदार है। यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उसे ऑर्डर करेगी सेक्शन 357 के अनुसार कि इसे कंपनसेशन पे किया जाए। अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट क्या कहता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है
जो कि अपराध है चोरी का है, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन किया गया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया है, किसी के साथ चीटिंग की गई है, या फिर गलत तरीके से बेईमानी से वॉलंटरी जानबूझकर किसी की प्रॉपर्टी को उन्होंने हथिया लिया है, रख लिया है, कोई चोरी की प्रॉपर्टी है उसने अपने पास रख ली है, तो ऐसे में कोर्ट क्या कर सकती है, जो बोनाफाइड परचेजर है, बोनाफाइड परचेजर है, उसको कंपनसेशन अवॉर्ड कर सकती है। ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है कि यानी कि जो पर्सन उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है वो पैसे देके खरीद रहा है और ऐसे में उसे पता नहीं है क्योंकि वो बोनाफाइड पर्सन है, परचेजर है, इसलिए ऐसे में सेक्शन 357 के अनुसार कोर्ट क्या कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है कंपनसेशन पे की जाए, किसको, बोनाफाइड परचेजर को। किसके अंदर, सेक्शन 357 के सब सेक्शन 1 के क्लोज डी के अंदर। अब सेकंड क्लोज क्या कहता है कि अगर फाइन इम्पोज किया जाता है, कोर्ट के द्वारा यह कह दिया गया कि तुम कंपनसेशन पे करो, तुम पर इतना फाइन लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके पास अपील का राइट है, तो जब तक कि उसके पास जो अपील का समय है, अपील फाइल करने का, उसके बाद ही आप कंपनसेशन ले सकते हो। अगर उसने अपील प्रेजेंट कर दी है तो अपील जो है डिसाइड हो जाएगी, उसके बाद ही आपको कंपनसेशन मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जहां पर कोर्ट कोई सेंटेंस इंपोज कर देती है, कोई फाइन इंपोज कर दिया और फाइन जो है उसका पार्ट नहीं बन रहा है, तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी, जब लास्ट में जो सेंटेंस जो है जजमेंट पास किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, तो उस समय पर वो क्या करेगा, पे करेगा कंपनसेशन। ऐसा कंपनसेशन जो है वो पे किया जाएगा, और ऐसे कंपनसेशन पे इसलिए किए जाएंगे क्योंकि उस एक्यूज के एक्ट के द्वारा उसको इंजरी हुई है, उसको लॉस हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है कि कोर्ट यहाँ पर कंपनसेशन पे करे। अब बात करते हैं हमारे अगले क्लोज के बारे में। फोर्थ क्लोज क्या कहता है कि ये जो ऑर्डर पास किया जाता है ये और किस किस कोर्ट के द्वारा पास किया जा सकता है, अपीलेंट कोर्ट के द्वारा सबसे पहले, हाई कोर्ट भी ऐसे पास कर सकती है, कोर्ट ऑफ सेशन ऐसे पास कर सकती है जब वो अपने रिवीजन की पावर को इस्तेमाल कर रही है, रिवीजन की पावर को इस्तेमाल करते हुए। फिफ्थ क्लोज क्या कहता है कि अगर किसी ने बाद में फिर से सिविल शूट फाइल किया है कंपनसेशन क्लेम करने के लिए, तो कोर्ट क्या ध्यान में रखेगी कि हमने प्रीवियसली भी कंपनसेशन के लिए क्लेम दिया था, तो अब क्या ग्राउंड है, क्या अब कितना अमाउंट जो है कंपनसेशन के लिए हमें पे करना चाहिए, तो उसको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, अकाउंट किया जाएगा कोई भी सम जो पे किया जाएगा अंडर दिस सेक्शन 357 के अनुसार। अगर सब्सिक्वेंटली कोई सेम मैटर पर शूट फाइल किया गया है कंपनसेशन के अंदर, तो कोर्ट यहाँ पर उसको ध्यान में रखेगी कि पहले भी यहाँ पर कंपनसेशन पे किया जा चुका है। अब बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन के बारे में। 357A क्या बात करती है कि विक्टिम को कंपनसेशन के लिए जो है स्कीम बनाई गई है। ये स्कीम क्या है, अब इसके बारे में समझते हैं। तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो कोऑर्डिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, केंद्र सरकार के साथ, राज्य सरकार जितनी भी है वो आपस में सहमति करेगी और क्या प्रिपेयर करेगी, एक स्कीम प्रिपेयर करेगी ताकि उन्हें फंड दिया जा सके। किन्हें फंड दिया जा सके, विक्टिम को फंड दिया जा सके, और ऐसा फंड जो कि कंपनसेशन के फॉर्म में होगा, वो किसको दिया जाएगा, या तो विक्टिम को दिया जाएगा या उसके डिपेंडेंट को दिया जाएगा। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उनको कोई लॉस हो रहा है या कोई इंजरी हो रही है, किससे, क्राइम के होने से, या फिर उन्हें किस कारण से दिया जाएगा, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए। यानी कि किसी के साथ कोई अपराध होता है तो उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है, वो अपने आप को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सके, अपने आप को सही इंसान दोबारा से बना सके, इसलिए रिहेबिलिटेशन के लिए भी यहाँ पर स्कीम बनाई जाती है। पहले सेक्शन में यही कहा गया है। अब बात करते हैं हमारे
दूसरे सेक्शन के बारे में। दूसरा सेक्शन क्या कहता है, दूसरा सेक्शन यानी कि दूसरा क्लोज हमारा क्या कहता है कि ये जो रिकमेंडेशन है ये कोर्ट के द्वारा की जाएगी कि कंपनसेशन पे किया जाए। और ये किस किस को की जाएगी, यानी कि कौन पे करेगा, तो यहाँ पर DLSA और SLSA यानी कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को ये रिकमेंडेशन किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर लेटर भेजा जाएगा कि यहाँ पर कंपनसेशन पे करो विक्टिम को या उनके डिपेंडेंट को, क्योंकि उन्हें लॉस हो रहा है। ये जब हम MACT के केसेस देखते हैं तो हमें काफी ज्यादा ये सेक्शन इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे में क्या करेगी, एज द केस में बी डिसाइड द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन, यानी कि दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, या तो दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या करेगी, एक कंपनसेशन को निर्धारित करेगी और वो अवॉर्ड किया जाएगा इस स्कीम के अनुसार किसको, विक्टिम को या फिर उसके डिपेंडेंट को। अब थर्ड क्लोज क्या कहता है, थर्ड क्लोज ये कहता है कि अगर ट्रायल कोर्ट में किसी ट्रायल के कंक्लूजन में यह सेटिस्फाई होता है कि जो रिहैबिलिटेशन के लिए जो ये कंपनसेशन दिया जा रहा है ये पर्याप्त नहीं है, एडवोकेट नहीं है, या फिर किसी केस में एक्विटल हो जाता है कोई एक्यूज्ड या उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, चार्ज फ्रेम होने से पहले उसे डिस्चार्ज कर दिया, कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है, तो ऐसे में विक्टिम के रिहैबिलिटेशन के लिए भी वो यहाँ पर क्लेम कर सकता है। रिकमेंडेशन के ऊपर कोर्ट रिकमेंड कर सकती है कि रिहैबिलिटेशन के लिए विक्टिम को क्या दिया जाए, कंपनसेशन पे किया जाए, किस सेक्शन में, सेक्शन 357A के अंदर। अब फोर्थ क्लोज क्या कहता है कि जब कोई भी ऑफेंडर यानी कि जो अपराधी है उसका पता नहीं चल रहा है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, वो ट्रेस में नहीं आ रहा है, जैसे हम MACT के केसेस में पढ़ते हैं, हिट एंड रन केस, गाड़ी वाला जो है किसी को मारकर चला गया, उड़ाकर चला गया, पता नहीं है कि जो विक्टिम की ऑफेंडर की गाड़ी है कि किस गाड़ी से वो मरा है, कौन ऑफेंडर है उसका पता नहीं है। तो ऐसे में क्या है, अगर कोई भी ऑफेंडर ट्रेसेबल नहीं है, आइडेंटिफाइबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर विक्टिम तो सफर कर रहा है, विक्टिम का तो आइडेंटिफिकेशन है, उसे तो चोट लगी है, उसका तो हमें पता है, तो कोई भी और साथ ही कोई भी ट्रायल नहीं हुआ है, तो विक्टिम और उसके डिपेंडेंट यहाँ पर कंपनसेशन ले सकते हैं। किस तरीके से एप्लीकेशन मूव करेंगे, कहाँ पर, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में कंपनसेशन अवॉर्ड करने के लिए उन्हें एक एप्लीकेशन मूव करनी होगी और वो यहाँ पर कंपनसेशन ले सकते हैं। फिफ्थ क्लोज क्या कहता है कि एप्लीकेशन और रिकमेंडेशन की ऐसी रिसिप्ट, जो हम यहाँ पर सब क्लोज 4 में हमने पढ़ा था कि एक एप्लीकेशन बनाएंगे और DLSA में हम देंगे, उसके बाद हमें कंपनसेशन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, DLSA क्या करेगी, उसके बाद इंक्वायरी करेगी कि कंपनसेशन पर्याप्त है या ऐसे ही बनाया हुआ है। तो और साथ ही उन्हें एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि उन्हें यह 2 महीने के अंदर क्या करना है, इस इंक्वायरी को कंप्लीट करना है और उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, विक्टिम और उसके जो LRs हैं या डिपेंडेंट है। सिक्स्थ क्लोज क्या कहता है कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या तो as the case may be alleviated the suffer of the victim may order to the immediate first aid facility, यानी कि उन्हें फर्स्ट एड फैसिलिटी देनी जरूरी है, यानी कि कोई विक्टिम जो कि सफर कर रहा है उसे जरूरत है, उसे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, जो कि बहुत ही रेयर है, किसी को चोट लगती है तो उसके लिए जरूरी होता है, उसे मेडिकल एड चाहिए। अब ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी और ऐसा कब किया जाएगा, जब पुलिस ऑफिसर के द्वारा यह रिपोर्ट बनाकर दी जाएगी दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी में, तभी
वो अप्रूव करेंगे इस चीज़ को। या फिर मजिस्ट्रेट के पास आप जाते हैं, मजिस्ट्रेट द्वारा आप यहाँ पर रिकमेंडेशन लेकर दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में आप उस लेटर को जो है सबमिट करते हैं कि हमें अर्जेंटली मेडिकल एड की ज़रूरत है, मेडिकल सहायता हमें दी जाए, या फिर कोई भी अदर रिलीफ जो कि पर्याप्त है उस अथॉरिटी के अनुसार। या तो पुलिस ऑफिसर ऐसा कोई लेटर बना के दें, या फिर आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, मजिस्ट्रेट साहब आपको एक लेटर बना के देंगे, आप उस लेटर को लेकर जाएंगे DLSA में और सबमिट कर देंगे, आपको वहां पर कंपनसेशन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इंफॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।